नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज का प्रश्नपल हम लोग हल करना शुरू करते हैं। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा है, देख उसे मैं नित सार बता बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। में कौन सा छंद है यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सा? इंद्रवज्जा है, भरवह है, गीत का है, कुंडलिया है। तो यहाँ इंद्रवज्जा है। मैंने जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, उपयुक्त पंक्ति में छंद है। यहाँ एक शम वर्ण वृत्त मात्रिक छंद है ना। प्रत्येक के 11-11 वर्ण होते हैं। दूसरा देखिए क्या है, नीति ज्ञान रखने वाला। एक वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? नीति ज्ञान रखने वाला। तो नीति ज्ञान को रखने वाला किसे कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं। आंसर भी नीतिज्ञ कहते हैं, याद कर लीजिए। देखिए, नीति ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ कहते हैं, है ना। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक कहते हैं। जिसमें तेज नहीं हो निस्तेज कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो निराकार कहते हैं। अगला देखिए, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ कर्ता की कर्म की प्रधानता है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? आपको बताना किस वाक्य में भाववाच्य है। लोग खुलकर हंस रहे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका डी है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। आंसर डी है, भाववाच्य प्रधान वाक्य है ना। नहाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, ये सारे वाक्य भाववाच्य प्रधान वाक्य होते हैं। सौष्ठववादी आलोचक कौन है? निम्न में सौष्ठववादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो भाई देखो, जो सौष्ठववादी आलोचक हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। बहुत फेमस है नंद दुलारे वाजपेयी, सौष्ठववादी आलोचक थे। इनकी छायावादी कविता के शीर्ष आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, प्रेमचंद, एक साहित्यिक विवेचन, नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, कवि निराला, नई कविता, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम क्या है भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर डी आप लोगों का सही है। देखिए भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगला है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक कही नहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ भाई निराला की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है। छायावाद के स्तंभों में से एक है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत, गुंज, संध्या, काकली। ये कुल इनकी क्या है? रचनाएं हैं। और कुल्ली भाट जो है और काले कारनामे, इंदुलेखा, ये सभी इनके उपन्यास भी है। पक्की बात है भाई। तो निराला की रचना है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहे जो अब तक नहीं कही। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद रहा। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या लगेगा? विराम माने होता है ठहराव। देखो, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद रहा, तो विस्मय माने होता है आश्चर्य। आह का जो शब्द है वो आश्चर्य प्रकट करता है ना। तो आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों के सामने इसका प्रयोग करते हैं। हर्ष, विषाद, है ना, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि जगहों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, अभ्युदय के संपादक कौन थे? अगला प्रश्न है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय के संपादक आपको भाई दिखाई दे रहे हैं। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय थे। अभ्युदय के संपादक कौन थे? मदन मोहन
मालवीय जी थे, आपको याद कर लेना है। अभ्युदय के संपादक जो है मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक था यह। सन 1907 में इस पत्र का संपादन मालवीय जी के नेतृत्व में हुआ। 1907 में क्या निकला था भाई? अभ्युदय पत्रिका निकली थी, जिसके संपादक मदन मोहन मालवीय है। निम्न में कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? कलाई है, कलाधर है, कपूत है, कमबख्त है। तो क उपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या है? पूत, कपूत, है ना। पूत में क जोड़ दिए तो क्या बन गया? कपूत बन गया। तो आंसर आपका सी सभी लोगों का सही है ना। प्रहार में प्र जमा हार बराबर क्या होता है? प्रहार होता है। आ जमा कलन बराबर आकलन होता है। प्रति जमा कूल बराबर क्या होता है? प्रतिकूल होता है। तो उपसर्ग जब किसी मूल शब्द के आगे जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? बना देते हैं। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछता है व्यष्टि का विलोम क्या है? प्राची है, समष्टि है, सृष्टि है, व्यक्ति है। तो व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है मेरे बच्चे। एक और पूरा विश्व, है ना। पक्की बात है भाई, एक और अनेक जो है होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है, सृष्टि का प्रलय होता है ना। प्राची का प्रची तीची होता है, और व्यक्ति का समाज होता है। व्यक्ति का क्या होता है? प्राची, है ना। याद हो गया। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बघेली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो भाई देखिए बघेली है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? वो है बघेली। बघेली क्या है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो देखिए इसको समझ जाइए, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद कर लो। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो है कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी, हरियाणवी, बांगरू, निमाड़ी इत्यादि। पक्की बात है। देखो प्रश्नों को हल करने का छुट्टी का समय है, आपके पास समय। अगर बैठे प्रश्नों को रिवीजन करना, प्रश्नों की फटाफट करके उत्तर देना, यही आप लोगों का काम है। और इसी से क्या करते हैं? हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। पक्की बात है भाई। देखो सफलता के लिए कुछ तो समय निकालना पड़ेगा, चाहे समय आपके पास कम हो चाहे हो ज्यादा, लेकिन समय का पालन करना होगा, है ना। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ना। वाच्य माने होता है कहने का ढंग। संस्कृत भाषा में जब आप किसी बात को कहते हैं तो या तो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, या तो उसे कर्म की प्रधानता होती है, या तो उसमें भाव की प्रधानता होती है। तीन प्रकार से ही संप्रेषण का जो वक्ता श्रोता के माध्यम से जो संप्रेषण होता है वो तीन प्रकार से होता है। पक्की बात है भाई। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना होता आम खाया जाता है, यहाँ पे क्या है भाई? कर्मवाच्य है। आम की खाए जाने की जो क्रिया है, क्रिया के साथ कर्म महत्वपूर्ण है। क्या खाया जा रहा है भाई? आम खाया जा रहा है, तो यहाँ कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है। आम खाया जाता है, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता का बोध हो, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। पक्की बात है भाई, समझ आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची कौन कौन सा शब्द है ना। अलिंद है, अलिनी है, अनिल है, अनल है। अनल और अनिल तो बहुत आप लोगों को पता होगा, है ना। कौन सा है पर्यायवाची शब्द? अनिल है। अनिल का मतलब होता है वायु, है ना। पक्की बात है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। वायु का अनिल होता है, समीर होता है, हवा होती है ना, बात, मारुत होता है, पवन होता है, बयार होता है, पवमान होता है। अनल का होता है, अनल माने अग्नि कहते हैं, आग कहते हैं, पावक कहते हैं, हुतासन कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, जातवेदा कहते हैं। अलिंद का मतलब होता है भ्रमर, भ्रमर, है ना। सारंग, मधुप, सिलिमुख, सिलिमुख। अलिंद को सिलिमुख भी कहते हैं। याद कर लो, जो पर्यायवाची शब्द है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपकी परीक्षा में अक्सर आते हैं। देखो खुशियों का दिन होता है, आप बड़े मजे से घर पे मम्मी पापा सभी अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं और कक्षाएं चल रही हैं, आप भी बैठ के पढ़ रहे होंगे। इसी अपेक्षा के साथ जो मेरे फेसबुक पे विद्यार्थी उपस्थित हैं उनका भी, है ना, बहुत बहुत स्वागत है भैया। और राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर जितने विद्यार्थी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ना, लिखना, याद करना, तैयार करना, जीवन में विविध प्रकार के जो लक्ष्य निर्धारित हैं उनको समय से प्राप्त करना,
यह एक विद्यार्थी के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो देखिए अनुच्छेद है, अनुच्छेदों को पढ़ करके हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए जरा 15 से 17 को पढ़ते हैं। उससे पहले कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्म है। कवि सृष्टि में क्या है भाई? सौंदर्य का मर्म है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि के सौंदर्य को देखा जा सकता है। देखो क्या कह रहा है भाई, पैराग्राफ को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्म है, मतलब कविता जो लिख रहा है, कवि जो लिख रहा है उसमें पूरी सृष्टि का सौंदर्य सन्निहित है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि के सौंदर्य को देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसकी प्रलाप रूप में उसकी उन्मुक्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य का सौंदर्य भाव, कवि का यही प्रलाप जो होता है वो काव्य का सौंदर्य और अभिव्यक्ति को लेकर होता है। वह सौंदर्य कवि की सृजनात्मक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। देखो सौंदर्य क्या है? कवि की सृजनात्मक शक्ति पर निर्भर करता है। भाव वैशिष्ट से जो सौंदर्य होता है, भाव वैशिष्ट से जो सौंदर्य होता है और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह कलागत सौंदर्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है भाई? कलागत सौंदर्य कहलाता है ना। जो ज्ञात है, जो तत्ववेदा है, जो कवि में अंतर होता है। तत्ववेद जो होते हैं वो मस्तिष्क की नवमी है और कवि का हृदय गुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। कवि का हृदय कैसा होता है भाई? गुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थित होकर के कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझ ही नहीं सकते। कवि तो हृदय तो सबके पास है लेकिन सबको समझने के हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वे उसे उस प्रकार से प्रकट कर सकते। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसके वह भी कर सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। तो साधारण जन और कवि में अंतर है कि वह सौंदर्य को, भाव पक्ष को, कला पक्ष को कई समझ जाते हैं, कई नहीं समझ पाते। अब इस पर आधारित प्रश्न है भैया। देखो कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है। क्योंकि क्या होता है भाई? क्योंकि कविता की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होता है। कविता क्या है? शब्दों का सहज उच्छलन ही है, स्पॉन्टेनियस है। कविता क्या होती है? बड़ी ही स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः स्फूर्त होती है कविता। तो आपका आंसर ई बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला देखिए। सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है। सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि अब आप बताइए फटाफट प्रश्नों के उत्तर। क्योंकि देखो, क्योंकि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य के वास्तविक का अंकन करना जानता है। कवि क्या करता है? प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन हो जाता है उससे। पक्की बात है, समझ आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है ना। कवि साधारण जन से इन अर्थ में भिन्न होता है। अब देखो कह रहा है कि कवि साधारण जन से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है भाई? मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। जो उसके अंदर मनोभाव होते हैं उसको शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं हो पाता। जो साधारण जन है उनके लिए यह संभव नहीं है कि जो अपने विचार हैं उसके लिए उसी प्रकार के शब्दों के साथ वह प्रतिस्थापित कर पाए, बता पाए। पक्की बात है, आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन प्रकार? सीता नहीं पढ़ती है, इसमें वाक्य का कौन सा प्रकार है? यस फटाफट करके बताइएगा सभी लोग, क्योंकि आप लोग जुड़ चुके हैं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग पढ़ रहे हैं कुछ न कुछ, है ना। तो यहाँ क्या है? कर्तृवाच्य प्रधान है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। देखो कह रहा है सीता नहीं पढ़ती है, तो सीता नहीं पढ़ती मतलब सीता वो काम नहीं कर रही है, पढ़ाई का काम नहीं कर रही। तो यहाँ कौन प्रधान है भाई? सीता प्रधान है, कर्तृवाच्य है। वाच्य का मतलब होता है
कहने का ढंग। हम जब किसी बात को कहते हैं तो उसके कहने के 3 ढंग होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जहां कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य है जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रियाकर्ता की लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो याद कर लो, कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही होती है, इसी नाते इसे कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। सीता नहीं पढ़ती है, तो सीता जो है नहीं पढ़ने का काम कर रही है, तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो देखो, रस का मतलब होता है आस्वादन, माने आनंद। काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने से, फिल्मों को देखने से, किसी के बात करने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है साहित्य शास्त्र में, उसी को रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और यह रस भरत मुनि ने 8 प्रकार के माने। उन्होंने कहा कि रस के 4 तत्व होते हैं, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव होते हैं। और उन्होंने इन रसों में प्रमुख माना श्रृंगार रस को, क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज माना जाता है। अब देखो, माधुर्य गुण किस, माधुर्य जो है काव्य का गुण है, माधुर्य मानी मीठे वर्णों का, और उसका जो रस प्रयुक्त होता है वो है श्रृंगार। श्रृंगार जिसमें काम और प्रेम वासनाओं की बात होती है, मतलब जिसमें संयोग और वियोग, नायक नायिका जिस काव्य में, जिस नाटक में, जिस फिल्म में उनकी मिलने और बिछड़ने की चर्चा होती है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं, है ना। इसमें श्रृंगारिकता ही मुख्य प्रधान होती है। तो भाई पक्की बात है, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण कहाँ आएगा? श्रृंगारिकता में आएगा। तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का आलंबन विभाव, नायक और नायिका तथा उद्दीपन विभाव, आलंबन और उद्दीपन सौंदर्य, प्रकृति, रमणीक उपवन। अब देखिए, एक कमरा हो छोटी सी, उसमें कैंडल लाइट जल रही हो बहुत सारी, और आपके डिनर का, आपकी पसंद का खाना रखा हो, और नायिका आपका स्वागत करते हुए कि आइए मेरे देवता, आइए मेरे पति, है ना, आइए मेरे नायक, है ना, और भोजन ग्रहण करिए, प्रसाद को ग्रहण करिए। तो ऐसी जो माधुर्य गुण वाली बातें होती हैं वो किसमें होती है? श्रृंगार रस में प्रयुक्त होती हैं। तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्दों की बताना है। मोती है, लीग है, गोपाल है, सितार है। तो देखिए भाई, गोपाल, गोपाल कृष्ण जी को क्या कहते हैं? कृष्ण जी को गोपाल कहते हैं। गोपाल माने होता है, इसका तद्भव होता है ग्वाल, है ना। मौखिक माने मोती होता है, मौक्तिक। लवंग माने लौंग होता है। शब्दार माने सितार होता है। शब्दतार माने क्या होता है भाई? सितार होता है। तो यहाँ गोपाल माने ग्वाल, जो इसका तत्सम रूप है ना। तो पक्की बात है भाई, पकड़ लिया आपने। आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना है, रीति है, क्षेत्र है, क्षमा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो भाई यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द है क्षेत्र। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र। आंसर आपका बी बिल्कुल, क्षेत्र शब्द पुल्लिंग है। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुरुष, जिसे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्री या पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु, है ना। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? यस, फटाफट। समास का मतलब होता है संक्षेप, जब दो पद आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने की प्रक्रिया ऐसी होती है कि नए शब्दों की निर्मित होती है। बहुब्रीहि समास होता है जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पदों को छोड़ करके कोई तीसरा रूढ़ सांकेतिक अर्थ
प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास होता है भाई। देखो है ना, लंबी है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु बहुब्रीहि समास में है। दीर्घ बाहु मतलब लंबी है, दीर्घ माने लंबा, बाहु माने भुजा, जिसकी भुजाएं लंबी है तो दीर्घ बाहु कहते हैं उसे, अर्थात विष्णु के लिए यह पद प्रयोग होता है। दोनों पद, न दीर्घ बड़ा है न है ना बाहु महत्वपूर्ण है, दोनों पदों को छोड़ करके एक तीसरा ही महत्वपूर्ण है, वो है विष्णु जी का, है ना। जैसे लंबोदर लंबा है, उधर ना लंबे से मतलब है ना उधर से मतलब है, गणेश जी से मतलब है, पक्की बात है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी इसमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया पात्र, है ना। द्वापर, रंग में भंग, साकेत और भारत भारती। एक उपेक्षित, इस भारतीय पूरे समाज में स्त्री साहित्य में एक ऐसी नारी जो केंद्र में नहीं है, जिसकी उपेक्षा हुई, वह किसमें है, साकेत में है। और साकेत की जो नायिका है वो उर्मिला है ना, साकेत में निवास करती है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था भाई, उर्मिला था। और यह पूरे रामचरितमानस में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उर्मिला का जो चरित्र है वह पूर्णतः शांत है। उसके पति के जंगल जाने के बाद वह राजपाट छोड़ करके भक्ति में लीन हो जाती है और कहीं उसका वर्णन नहीं आता है। तो ऐसे में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है। नौका, गिरिजा, कर्जा, निम्रगा, पोत, है ना। तो नौका को क्या कहते हैं, पोत भी कहते हैं। जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं उन्हें पोत भी कहते हैं। तो नौका का पर्यायवाची वीणा है, तरणी है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, है ना। तरणी डूबी थी हमारी, है ना। नाव, तरी, डोंगी, पोत, डोंगी भी इसको बोलते हैं, डोंगी, पोत, नाव, तरी, जलवाहन, है ना। ये सारे जो है, अकंजा, अकंजा यमुना का पर्यायवाची है। निम्न नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झणी, आपगा, कूल, ये नदी के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ये वाला है। अगला देखिए, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करना है। मूक का गलत विकल्प क्या है, चलिए फटाफट करके चुप है, विवश है, वाचाल है, गूंगा है ना। तो चुप विकल्प, तो यहाँ देखिए क्या है, वाचाल है। मूक माने क्या होता है, मूक का जो गलत विकल्प है वो क्या है, वाचाल, है ना भाई। मूक माने चुप होता है, विवश होता है, गूंगा होता है, लेकिन वाचाल माने बहुत बोलने वाला होता है। आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, स्वी है, भोजन है, कमरा है, भाषा है, तो क्या है भाई, तत्सम शब्द नहीं है, कमरा। कमरा क्या है, तद्भव शब्द है भैया, है ना। सत्यपनी माने होता है शौत, सतपनी माने होता है शौत, सर्प माने होता है सांप, श्रवण माने होता है सोना, भिक्षा माने भीख होता है। कमरा शब्द पुर्तगाली भाषा का शब्द है भाई। कमरा शब्द क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यह तद्भव शब्द नहीं है। कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पक्की बात है। आंसर आपका सी बिल्कुल सही। अगला देखिए, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, या हाड़ौती कहाँ से निकली हुई है ना। पूर्वी राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। तो भाई हाड़ौती जो है पूर्वी राजस्थान की भाषा है। हाड़ौती कहाँ की भाषा है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द में सर्वनाम किस प्रकार है। यह मेरी, मेरी, यह क्या है, मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। निश्चित, यह जो है क्या है, मेरी किताब है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यह का, है ना, यह मेरी किताब है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम। कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है क्या भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो कोई आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आंसर सी आप लोगों का सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कष्ट है, सेना है, आशा है, क्षमा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, फटाफट करके बताइएगा सभी लोग। तो देखिए भाई, कष्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कष्ट जो है क्या, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कष्ट है। सेना, आशा और क्षमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों में आता है या जातिबोधक, है ना। पक्की बात है भाई, लिंग के 2 भेद होते, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्द जिस शब्द में पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे शेर, पेड़, बैल, और जिस जाति से स्त्रीलिंग का बोध होता है, नारी, गाय, कुर्सी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कष्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है, प्राण है, लड़का है, पुस्तक है, पौधा है।
कौन सा बहुवचन है? एक वचन नहीं है, बहुवचन है। कौन सा बहुवचन है? लड़का है, पुस्तक है, पौधा है। तो क्या है भाई? प्राण क्या है? बहुवचन है। प्राण हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आंसर आपका ए, प्राण बहुवचन शब्द है। एक या एक से अधिक वस्तुओं के बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, है ना। बहुवचन सदैव बहुवचन में होते हैं, एक वचन और बहुवचन। निम्न शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे देखो, आंसू हमेशा बहुवचन में होता है, ओठ हमेशा बहुवचन में होता है, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। प्राण क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर भी क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। अक्षत, बाल, दर्शन, ये लोग, ये क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन होते हैं। आंसू, होठ, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, बाल, दर्शन आदि क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लीलाधर जगूड़ी को किस कृति के लिए? तो आप जानते हैं लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद, इनका एक रचना जो बहुत फेमस है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है ना। अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में 1997 में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पांच बेटे नाटक है, मेरे साक्षात्कार गद्य हैं, शंखमुखी शिखरों पर, पृथ्वी बची हुई है, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, महाकाव्य के बिना, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं, आप याद कर लीजिए, है ना। अनुभव के आकाश में चांद को साहित्य अकादमी 1997 का प्राप्त हुआ इनको। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग बहुत लंबी परंपरा, 1000 वर्षों का पूरा इतिहास है, जिसका प्रारंभ गारसाद तासी ने किया, है ना। फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास गारसाद तासी ने किया। ये फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया। इनकी किस पुस्तक का नाम है इत्वार द ला लातुई इंदुई हिंदुस्तान। इत्वार द ला लातुई इंदुई हिंदुस्तान फ्रेंच भाषा में है। यही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है भैया। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है भाई? सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत भ्रमर के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, मतलब पुष्प और भ्रमर का जैसे रिश्ता है, उसी तरह मनुष्य और ईश्वर का रिश्ता है ना। तो भ्रमर को केंद्र में रख करके सूरदास ने भ्रमर गीत सार पूरा लिखा, है ना। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे। ये भक्ति काल के शगुण वर्ग के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। इनकी प्रसिद्धि सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी नामक ग्रंथों से मानी जाती है। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, ब्राचड है, मागधी है। तो भाई पाली भाषा का जो अन्य नाम है उसे मागधी भी कहते हैं। पाली को एक नाम और क्या कहते हैं? मागधी भाषा कहते हैं। आंसर डी। पाली भाषा का एक अन्य नाम है मागधी। पाली मगध क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण माधी कहलाई। देखो, पाली कहाँ बोली जाती थी? मगध के क्षेत्र में नाम से जानी जाती थी। आचार्य बुद्धघोष मानते हैं कि यह भाषा मूलतः मागधी ही थी। जो पाली हम कहते हैं उसे मागधी अपभ्रंश भी हम कह सकते हैं या मागधी भाषा भी कह सकते हैं। तो भाई यहीं पे आज के प्रश्न होते हैं समाप्त। अगली कक्षा में पुनः आपके साथ जुड़ूंगा नए प्रश्नों को लेकर के, नए उत्तरों को लेकर के और उनकी व्याख्या के साथ। तो आज की कक्षा यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।